नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर और तमाम बड़ी हलचल से हम आपको अपडेट भी करेंगे और साथ ही साथ बाजारों में क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज क्या कुछ खास होने वाला है आज के फोकस में, उस पर हमारी नजर रहेगी और किस तरह से मजबूती आती हुई नजर आ रही है अर्थव्यवस्था में और किस तरह से अब भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और तेज गति के साथ अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम फैक्टर्स पर हमारी नजर आएगी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप लाइंस पर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने चीन के साथ कुछ अन्य देशों के कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया। सरकार के इस कदम का मकसद घरेलू उत्पादकों को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाना है। पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क योजना समूह की 73वीं बैठक में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया गया मूल्यांकन। देश की अर्थव्यवस्था के साथ वित्तीय प्रणाली मजबूत और जुझारू बनी हुई है। बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2024 तक घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.8% पर। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज तेजी के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पीएम गति शक्ति की। पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क योजना समूह की 73वीं बैठक में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 2 रेल मंत्रालय यानी कि एमओआर की और 6 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम यानी एनआईसीडीसी डीपीआईआईटी की थी। और बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने की। रेल मंत्रालय की पहली परियोजना महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव जिलों में मनमाड़ से जलगांव तक 160 किलोमीटर की चौथी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण से संबंधित है। 2594 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये परियोजना विद्यमान लाइन की खंड क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे माल और यात्री रेलगाड़ी की सुचारू आवाजाही की सुविधा प्राप्त होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने चीन और कुछ अन्य देशों के कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इन शुल्कों की घोषणा की गई है। चीन में बने या चीन से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड पर $554 प्रति टन तक का और यूरोपीय संघ में बने या वहां से निर्यात सोडियम साइनाइड पर $230 प्रति टन, जापान में बने या वहां से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड पर $447 और दक्षिण कोरिया में बने या वहां से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड पर $413 प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। इसी तरह चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले चीजेल टूल और रॉक ब्रेकर्स पर 162.5% तक और दक्षिण कोरिया में बने या वहां से निर्यात होने वाले चीजेल टूल और रॉक ब्रेकर्स पर 52.77% तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले टिन प्लेट पर $741 प्रति 1 लाख पीस का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। इस तीनों मामलों में ये शुल्क 5-5 साल के लिए लगाए गए हैं। चीन में बने या वहां से निर्यात होने वाले टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉर स्लाइडर पर $614 प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। ये 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। और रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि एफएसआर का 29वां अंक जारी किया है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए रेशियो मार्च 2024 के अंत में 2.8% पर आ गया। वहीं एनएनपीए रेशियो 0.6% रहा। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक सभी एससीबी का जीएनपीए रेशियो और भी घटकर 2.5% पर आ सकता है। एफएसआर के मुताबिक शॉर्ट टर्म के आर्थिक परिदृश्य के लिए कई सकारात्मक बातें हैं। इनमें मजबूत घरेलू मांग की स्थिति, कंपनियों का उच्च आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान, निवेश योग्य संसाधन बढ़ाने के लिए उच्च लाभ का उपयोग करने वाली कंपनियां और रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी शामिल है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ऋण वृद्धि की दर में बढ़ोतरी भी एक बड़ा सकारात्मक पक्ष है, जिसे बैंकों के सेहतमंद बही खाते से समर्थन हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित
संपत्ति का अनुपात CRAR और समान इक्विटी टीयर 1 रेशियो क्रमशः 16.8% और 13.9% रहा। और आइए अब बाजारों की बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या कुछ खास रहा है। तो आइए सीधे वहां का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ खास रहा। तो आप देख सकते हैं कि 61.50 की मामूली बढ़त के साथ ये इसने शुरुआत की है, खुला है बाजार और 24,198.50 पर यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 232.96 की बढ़त यहाँ पर और 79,476.14 कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खुला है और बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। हरे निशान के साथ आज का दिन की ये शुरुआत हुई है। 24,085.90 यहाँ पर निफ्टी हम 50 ओपनिंग की बात कर रहे हैं। 41.40 यहाँ पर आप देख सकते हैं मामूली बढ़त है और ऐसे में आज का दिन हरे निशान के साथ ये नजर आ रहा है। टॉप गेनर्स की बात करें तो अल्ट्रा सेमको आप देख सकते हैं, ग्रासिम है, JSW स्टील है, डॉक्टर रेड्डी है, हिंडाल्को है। तो मामूली बढ़त है 4.68% की अल्ट्रा सेमको की और ग्रासिम की बात करें तो 1.20%, JSW स्टील की बात करें तो 1.04%, डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो 0.87% और हिंडाल्को की बात करें तो 0.84%। ये टॉप गेनर्स हैं, हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप लूजर्स पर नजर डालें तो अल्ट्रा सेमको की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। लाल निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1.10% और अडानी पोर्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.72% और ये माइनस में है। ग्रासिम की बात करें तो -0.68%, बजाज फाइनेंस की बात करें तो -0.62% और श्रीराम फिन की बात करें तो -0.55%। लाल निशान के साथ ये टॉप लूजर्स। इसके अलावा अगर बात करें तो आप यूएस मार्केट का हाल जान सकते हैं। यहाँ पर डो जोन्स फीचर्स की अगर हम बात करें तो 18.52 की यहाँ पर इसमें बढ़त नजर आ रही है। S&P 500 की बात करें तो 4.97 और नैस्डैक की बात करें तो 53.53। तो ये हरे निशान के साथ यूएस मार्केट का हाल है। इसके अलावा अन्य मार्केट्स पर भी नजर डालें तो ग्लोबल मार्केट का ये अपडेट है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कह रहा है आपकी बार का ये इंडेक्स। इसके अलावा भी ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ खास नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो FTSE आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ यहाँ पर जिसमें गिरावट नजर आ रही है -45.65 यहाँ पर नजर आ रहा है और CSE की बात करें तो हरे निशान के साथ है 4.97 और डैक्स की बात करें तो 53.53। तो आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में उतार चढ़ाव भरी स्थिति नजर आ रही है, जहां एक तरफ FTSE उतार की तरफ है और बाकी आप देख सकते हैं चढ़ाव की तरफ से। इसके अलावा लाल निशान और हरे निशान आप देख सकते हैं एशियन मार्केट्स में भी यही हाल रहा है। निकी 225 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं -45.65 और हैंगसेंग की बात करें तो -78.43। कॉस्पी की बात करें तो हरे निशान के साथ यह कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 55.31। तो एशियन मार्केट का यह हाल है। ग्लोबल मार्केट इंडेक्स हम आपको दिखा रहे थे। ब्रेंट क्रूड का आप दाम देख सकते हैं $85.69 प्रति बैरल है और 0.43 यहाँ पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम हमने बाजारों का हाल आपको दिखाया और तमाम अहम खबरें भी आपसे रूबरू कराई। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी आज के फोकस की। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चौतरफा विकास से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आंकड़ों में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर बेहतरी के संकेत दिए हैं और आगामी बजट को लेकर नई उम्मीदें जताई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए तमाम क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ऐसे में आने वाला समय देश की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा और इस बात की घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में देश के अगले 5 वर्षों के लिए सरकार के कामकाज की रूपरेखा सामने रखी।
और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। दरअसल संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की कि आगामी केंद्रीय बजट एक दूरदर्शी दस्तावेज होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि आज का समय भारत के लिए बहुत अनुकूल है। उन्होंने कहा कि इस समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, इसका दायित्व सरकार के साथ ही संसद के सदस्यों का भी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश नई गति प्राप्त कर चुके हैं। आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आगामी सत्र में नई सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। ये बजट सरकार की दीर्घकालिक नीतियों और दूरदर्शिता को दर्शाने वाला एक सशक्त दस्तावेज होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों को बराबर महत्व दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के बढ़ते कद को सलाम किया है और देश को अर्थव्यवस्था में चौतरफा बुलंदी के संकेत दिए हैं। ऐसे में आने वाला बजट कई मायनों में बहुत खास होने वाला है, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज। तो साफ तौर पर आने वाला समय बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है वो भारत के बढ़ते हुए कदम को दर्शा रही है और साफ तौर पर इसी पर हमारा फोकस भी है। तो चलिए अब अपने खास मेहमान का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या कुछ अब की बार बजट में होने वाला है और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए जो सामने तमाम बातें हैं वो किस स्तर पर अब की बार रखी जा रही हैं। तो ऐसे में अनिल पद्मनाभन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। अनिल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हम देख रहे हैं तमाम सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, हमने देखा है वहां पर बहुत कीर्तिमान भारत रचता हुआ नजर आ रहा है। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, 7 से ऊपर प्रतिशत वहां पर नजर आ रहा है, 7.5 तक भी जाने की संभावना यहां पर पूरी तरीके से व्यक्त की गई है। बहुत अच्छे आंकड़े हैं ये। तो आने वाला समय अब कैसा होने वाला है साफ तौर पर, और बजट में, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी वाली बात कही है कि बजट में आपकी बार बहुत कुछ खास है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे जो आर्थिक आंकड़े हैं ये बजट के रनअप में जो है इतने बढ़िया कभी किसी बजट के पहले हमने कभी देखा नहीं है। मतलब 20-25 साल का अगर हम पीछे देखें तो एक तरीके से भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। अब आप कह रहे हो बजट में कैसा एक पर्सपेक्टिव आएगा, उसका तो मतलब हिंट राष्ट्रपति के भाषण में ही है कि उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी रहेगा कि जो भी कर रहे हैं, और मतलब कि गति पकड़ेगा, रिफॉर्म्स हो या इकोनॉमिक पॉलिसीज में हो। और उन्होंने ये भी बात कही कि सोशल वेलफेयर में ऐतिहासिक कदम उठाएगा ये संसद, 18वां संसद। तो इन सबको मिला के देखें तो इसको 2 दृष्टिकोण है। एक है आर्थिक दृष्टिकोण जो हमने अभी दोहराया, दूसरा एक राजनीतिक दृष्टिकोण। तो जिस तरीके का चुनाव में जो मैंडेट आया है तो उसके भी एक जवाब मिलेगा इस बजट में मेरे हिसाब से। एंड ये एक सिग्नल होगा, मतलब ये नहीं कि कोई पॉपुलिज्म होगा, बट एक तरीके से एक परसेप्शन जो एक क्रिएट हुआ है ये मैंडेट के कारण, उसको भी डेफिनेटली एड्रेस करेगा ये बजट। सो ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के कॉन्टेक्स्ट में ये बजट प्रेजेंट किया जाएगा।
बिल्कुल। अनिल जी, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की जो बात की जा रही है वो साफ तौर पर हम कह सकते हैं ये एक बड़ा संकल्प था जिसने सिद्धि तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम जो राइजिंग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो स्टार्टअप में हो या और अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर राइजिंग सेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश की भी जो परिभाषा है उसको बदल कर रखा गया है और वहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ निवेश नजर आ रहा है। तो ये जो तमाम सेक्टर है उसमें राइजिंग सेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से अब की बार अपनी सबसे अहम भूमिका इसमें निभाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो राइजिंग सेक्टर है ना वो एक तरीके से एक सरकमस्टांस हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जी। या बायोटेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो। ये एक तरीके से एक ग्लोबल एक मूवमेंट है। उसके ऊपर जो सरकार ने जो किया, जैसे स्पेस का उदाहरण लीजिए, वो पूरे जो लिबरलाइज किया कि इसरो अभी भी सेंट्रल है स्पेस प्रोग्राम में भारत का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो निवेश का ऑप्शन आया है इसमें, वो तो साफ नजर आ रहा है। और आज का जो स्टार्टअप जो चालू है, अभी एक हाल में एक चेन्नई में उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी यूज करके सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये जो पॉलिसी में जो छूट दी है, वो उससे एक तरीके से एक मोमेंटम आया है प्राइवेट सेक्टर का निवेश, और ये जो राइजिंग सेक्टर्स जो आप कह रहे हो उसमें जो निवेश आ रहा है। जी। तो इसकी गति को बनाने रखने के लिए सरकार को और तीव्र गति से जो जटिलता है पॉलिसीज में, जो ऐतिहासिक है, लेगेसी जो एक रेड टेप है, इसको जल्दी जल्दी ये जो गांठें हैं इसको मतलब खोलनी पड़ेगी, ताकि ये जो एक एनर्जी है, जो एक ऊर्जा है जो हमें सामने नजर आ रहा है, खास करके भारत के यूथ में, वो उसको एक मौका मिलेगा उभरने का। बिल्कुल। अनिल जी, जैसा कि हम बजट को लेकर अभी से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो एक खास फोकस रखा वो कृषि पर रखा, और हमने देखा इससे पहले भी जो बजट आए हैं उसमें कृषि के लिए एक अलग से ही हम देख सकते हैं कि एक पैरामीटर सेट किया जाता था, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी। तो कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि हमने देखा है बहुआयामी यहाँ पर परिवर्तन नजर आए हैं और उनसे किसानों को भी लाभ हुआ है और साथ ही साथ फसल भी अच्छी हुई है। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से आने वाले समय के लिए इसमें और ज्यादा अभी पारदर्शिता नजर आएगी? मेरे हिसाब से इसमें और भी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन पॉलिसी लेवल पे शायद ना आए। पर एक तरीके से एक मतलब गुट है किसानों का, जिसके साथ सरकार के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है। तो इसको एक तरीके से डायलॉग में, इसीलिए मैंने कहा कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए काफी कदम उठाए जाएंगे। और इसलिए इसमें जो जो नए मंत्री आए हैं, शिवराज चौहान, जी। ये एक तो राजनीतिक इनका बहुत तजुर्बा है। दूसरी बात है, इन्होंने जो अपने स्टेट में, मध्य प्रदेश में, जो कृषि का जो पूरा हुलिया बदला, 20 साल से डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, इसका भी तजुर्बा लेके आएंगे। तो और खास करके क्योंकि नेता हैं, मतलब वरिष्ठ नेता हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड है, तो डायलॉग जानते हैं। मतलब ये जो किसानों के साथ जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करेंगे। और साथ साथ में आप पॉलिसीज में तब्दीलियां करते जाओ, लेकिन फोकस पॉलिसीज में नहीं होगा, फोकस ये डायलॉग में रहेगा। और कृषि क्षेत्र एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस सरकार और इस देश के फ्यूचर आर्थिक इतिहास में। तो ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ जो हम लगातार देख रहे हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भी अब की बार भारत के पक्ष में, तमाम उन्होंने पहले कुछ आंकड़े दिए, उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को माना कि भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। निवेश को लेकर भी हम देखें, और साफ तौर पर अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी कड़ी के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निकला है। तो उसको लेकर साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक अलग एक पैरामीटर सेट होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले भविष्य में हम इसके लिए क्या कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो आंकड़े हैं, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो और कहां तक जा सकती है? मैक्रो लेवल पे जो आप जीडीपी, बीओपी वगैरह में, तो उसमें कोई संकोच नहीं है। भारत एक बहुत ही मतलब स्वीट स्पॉट पर है कि जो दुनिया में ऐसा देश अभी कोई नहीं है जो कंपेरेबल है इस मौके पे। अब आगे जब हम देखेंगे, जो हमें निवेश है, हमें उम्मीद है देश की और सबकी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निवेश है, इसकी गति बहुत कम है। इसको गति पकड़ना है। यदि ये ग्रोथ मोमेंटम हमें बरकरार रखना है, इस गति को मेंटेन करना है। और दूसरा, जो एक कंजम्पशन लेवल पे जो एक कंसर्न आ रहा है, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस हो, जो कि कोविड, जो 3 हादसे हुए, कोविड, रूस यूक्रेन जंग
और फिर ग्लोबली इन्फ्लेशन जो बढ़ा, इसमें जो काफी लोगों में बहुत ही मतलब जूझ रहे हैं, तो इसके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये दोनों एक निवेश प्राइवेट सेक्टर का और दूसरा कंजम्पशन का एड्रेस करें, यही हमारी उम्मीद है। अनिल जी, अगर ये जैसा कि आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि ये वैश्विक चुनौतियां ना होती तो क्या भारत और तेजी से ग्रोथ करता? इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे 2 साल जो कोविड के कारण नुकसान हुआ, नहीं तो भारत का जिस गति से अब उठ रहा है, तो ये तो 2 साल पहले आ जाता है, ये जो पूरा गेन है। लेकिन वो अब इतिहास है, वो इफ्स एंड बट्स पे तो दुनिया चलती नहीं है। लेकिन इसमें कोई मतलब मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये ग्रोथ और लेवल पे होता यदि कोविड और बाकी जो आर्थिक हादसे नहीं होते तो। अनिल जी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो वो आपदा थी ही, लेकिन वहां से तमाम अवसर भी निकलकर सामने आए। हमने देखा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पर कोविड से पहले उतना फोकस नहीं था, लेकिन उसके बाद एक बूम आया है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आई। अब बिल्कुल जो आपने सही बोला, किसी भी सिचुएशन में ना, आपदा हो या अपॉर्चुनिटी हो, उसमें सब में एक सिल्वर लाइनिंग होता है। तो भारत ने वो जो कोविड का और जो भी संकट है, उस टाइम पे थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, जैसे बैंकिंग में किया, ये स्टार्टअप्स में किया, टैक्सेस के जो कॉर्पोरेट टैक्स का पूरा जो ढांचा बदल दिया। तो इसमें जो है ना, वो जो हम कहते हैं प्लम्बिंग और पाइप्स में जो गंदगी थी वो साफ हो गया। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। तो इसमें ये सब स्टार्टअप्स के लिए ना, ये वो फ्रिक्शन नहीं चाहिए उनको क्रेडिट का एक्सेस चाहिए, उनको मतलब जटिल पॉलिसीज नहीं चाहिए। तो ये सब करके ना एक एक आप कम करते गए। तो ये जब आर्थिक हादसे के टाइम पे आपने ये किया, तो उसके फायदे आज हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मोमेंटम आ रहा है डिजिटल इकोनॉमी का, जो उभर के आया है पिछले 5 साल में, तो इतिहास में इतनी तीव्र गति से कोई देश की डिजिटल इकोनॉमी इतनी तेज से कभी नहीं बढ़ा। बिल्कुल, और यही लोहा तो पूरी दुनिया भी मान रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यही भारत के बढ़ते हुए कदम है जो उसका कद लगातार और ऊंचा करते हुए जा रहा है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए बहुत कुछ है खास कारोबार जगत से, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होता है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब एक नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर द्वारा गलत जानकारी फैलाने को रोकने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म या म्यूचुअल फंड कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती जो वित्तीय सलाह या सुझाव दे रहा है लेकिन खुद सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इससे सेबी का मकसद गलत वित्तीय जानकारी को फैलने से रोकना और निवेशकों को सुरक्षित करना है। टाटा समूह एक बार फिर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है। ब्रांड फाइनेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस समय टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू 28.6 अरब डॉलर है और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 9% की वृद्धि रही है। ब्रांड फाइनेंस ने एक बयान में कहा कि टाटा समूह की ब्रांड वैल्यू दर्शाती कि पहली बार कोई भारतीय ब्रांड 30 अरब डॉलर के मूल्यांकन के करीब पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू भी 9% बढ़ी है और वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद इन्फोसिस 14.2 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी रही है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज का कहना है कि उसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए RBI से फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है। हिटाची पेमेंट के मुताबिक इससे कंपनी को अपने डिजिटल सॉल्यूशन और सर्विस का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसमें UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड और वॉलेट के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं। कंपनी भारतीय कुछ प्रमुख बैंकों और फिनटेक के लिए सालाना 2.5 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन देन संसाधित करती है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज प्लान में 12 से 27% की वृद्धि करेगी। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का था, जिसका दाम बढ़ाकर 189 रुपए कर दिया है। कंपनी ने अपनी सभी मंथली, 3 महीने और सालाना प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा जियो ने पोस्टपेड प्लान के रेट में भी बढ़ोतरी की है। जियो करीब 2.5 साल के बाद मोबाइल सेवा दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। और इसी के साथ इकोनॉमी टुडे में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।